एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न है, भारत में रंगों के आधार पर वर्गीकृत मृदा प्रकारों में विशिष्ट रासायनिक और खनिज विशेषताएं होती हैं, विवेचना कीजिए। तो देखने पहले मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कणयुक्त और ह्यूमस वाले मेंटल यानी रेगोलिथ के ऊपरी परत को के अपक्षिवित यानी लूज पदार्थ को मृदा कहते हैं। यानी मृदा में क्या क्या बातें हो गई कि पहली तो पौधों की उत्पत्ति और विकास में सहायक होती हैं। दूसरा, बहुत ही महीन कण होता है ये, और ह्यूमस होता है इसमें। और ये मेंटल यानी रेगोलिथ जो है उसकी ऊपरी परत जो होती है उसके अपक्षिवित यानी लूज पदार्थ होता है जिसको मृदा कहते हैं। यानी मेंटल रेगोलिथ एक चट्टान है, तो उसके ऊपरी परत जब छूट जाते हैं तो महीन कणयुक्त जो संरचना बनती है जिसमें ह्यूमस होता है और जो पौधों की उत्पत्ति और विकास के लिए सहायक है उसे कहते हैं मृदा। तो फिर से, पौधों की उत्पत्ति और विकास में सहायक महीन कणयुक्त और ह्यूमस वाले मेंटल यानी कि रेगोलिथ के ऊपरी परत के अपक्षिवित यानी लूज पदार्थ को मृदा कहते हैं। सामान्यतया मृदा 4 तत्वों से बनी होती है। कौन से 4 तत्व हैं उनमें? तो अजैविक या खनिज पदार्थ यानी मूल चट्टान से जो प्राप्त होती है, जैसे मूल चट्टान है जिसके अपक्षिवित यानी लूज होने के बाद महीन कण के रूप में मृदा का निर्माण होता है, तो उसमें कुछ न कुछ खनिज पदार्थ मिले होते हैं या कहें कि अजैविक गुण मिले होते हैं। दूसरा, जैविक पदार्थ होता है यानी कि पौधों एवं पशुओं के अपघटन से प्राप्त कुछ चीज़ें जो मिट्टी में पाई जाती हैं। तीसरा, हवा। चौथा, जल। तो मिट्टी में कौन सी 4 चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कौन से 4 तत्व हैं? तो अजैविक या खनिज पदार्थ मूल चट्टान से प्राप्त, फिर जैविक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अपघटन से प्राप्त, हवा और जल। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मृदा के प्रकार देखें तो करीब उन्होंने 10 प्रकार में बांटे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, जिनमें से जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा, रेगुर या काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा मृदा लाल एवं काली मृदा, भूसर एवं भूरी मृदा, अंतर पर्वतीय मृदा और हिम क्षेत्र, ये 10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो फिर से देखें, गंगा के मैदान के इलाके में जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है। एक जो नदियों के द्वारा बाढ़ के पानी से मिट्टी का फैलाव हो जाता है तो वो भी जलोढ़ मृदा है, और दूसरा जब महासागरों से जो महासागरीय जलधाराएं बालू या गाद को समुद्री तट के पास ला करके छोड़ देती हैं तो वो भी जलोढ़ मृदा होता है, लेकिन वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, जिसमें कोकोनट और केले का उत्पादन तो हो जाता है लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। जलोढ़ मृदा जो मिट्टी द्वारा बहा कर लाई जाती है तो वो उपजाऊ होती है, उसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। तो एक तो जलोढ़ मृदा, दूसरे लाल मृदा, रेगुर यानी काली मृदा, मरुस्थलीय जो कि रेगिस्तान के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा, फिर लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल एवं काली मृदा, भूसर एवं भूरी मृदा, अंतर पर्वतीय मृदा, हिम क्षेत्र। तो ये 10 प्रकार की हैं। फिर से देखें एकदम ऊपर से, तो पर्वतीय मृदा ले लें, 2 पर्वतों के बीच में जो मृदा है वो अंतर पर्वतीय मृदा हो गई। फिर हिम क्षेत्र हो गया एक, तो पूरा पर्वतमाला कंप्लीट। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो जलोढ़ मृदा हो गई। फिर राजस्थान के इलाके में रेगिस्तानी मृदा या मरुस्थलीय मृदा कह लें। फिर दक्षिण में आए तो गुजरात महाराष्ट्र में रेगुर या काली मृदा हो गई। फिर लाल मृदा जो कि तेलंगाना के क्षेत्र में कुछ हद तक। उसके बाद जो दक्कन के नीचे का इलाका है या जहाँ पे कुछ कुछ लाल मिट्टी टाइप की पाई जाती है जिसको लैटराइट मिट्टी कहते हैं, वो वाली मृदा। फिर एक लाल एवं काली मृदा होती है, उसका एक अलग कह लें क्लासिफिकेशन है। फिर भूसर एवं भूरी मृदा हो गई। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई। इनमें अगर जलोढ़ मृदा देखें तो भारत के सकल सूचित मृदा क्षेत्रफल का 43.36% जो है जलोढ़ मिट्टी है। कुल जितनी मिट्टी पाई जाती है उसका 43.36% जलोढ़ मृदा है। फिर निर्माण कैसे होता है? तो हिमालय के निक्षेप
से होता है, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो वो नदियाँ हिमालय के चट्टानों को काटते हुए आती हैं तो मिट्टी का निर्माण करते हुए चलती हैं, फिर अपने तलछटी को और गहरा करते हुए जाती हैं, जिससे कि जब बाढ़ होता है तो वो सारी की सारी मृदाएँ क्षेत्र में बिछ जाती हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी मिट्टी बनती है। और दूसरा, सागर जो है, सागर या महासागर, वो जब पश्चगमन करता है, यानी एक बार महासागरीय जलधारा तट से टकरा गई, उसके बाद पीछे लौटेगी, तो जब पीछे लौटेगी तो गाद वगैरह जो है पाट देती है, तो उससे भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जो जल द्वारा उड़ा दी गई मृदा होती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो दो प्रकार से बना, एक हिमालय के निक्षेप और दूसरा सागर द्वारा पश्चगमन से निर्मित। तो भारत के सकल सूचित मृदा क्षेत्रफल का 43% एरिया पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ के कारण नए जमाव से उर्वरता अधिक होती है, जिसको खादर मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो पार्ट में बांट सकते हैं। खादर मृदा वो हैं जो बाढ़ के कारण नए जमाव से उर्वरता हो जाती है, तो उर्वरता अधिक होती है। अगर खादर मृदा में भी देखें तो जो शुष्क क्षेत्र में रेह जम जाता है, जिसमें कुछ कुछ लवणीय या क्षारीय गुण पाए जाते हैं, जिसको रेह, कल्लर या थुर कहते हैं, तो वो खादर मृदा के अंतर्गत में ही पाया जाता है। फिर एक है भांगर मृदा। भांगर मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर नवीन मिट्टी का जमाव नहीं होता है। फिर भांगर मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं किसमें, भांगर मृदा में। और भांगर मृदा में ही ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है, लेकिन पोटाश की कमी होती है। तो फिर से खादर मृदा खेती के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है तो वहाँ पर रेह, कल्लर, थुर बन जाता है, जिसको जो कि लवणीय या क्षारीय प्रकार के उसमें गुण आ जाते हैं। तो ये रेह जो है वो खादर की विशेषता है। भांगर की विशेषता क्या है, रासायनिक स्तर पे देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं इसमें, भांगर में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं किसमें, भांगर में। और इसमें क्वालिटी ये है कि क्या चीज़ पाया जाता है, तो ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन पोटाश की कमी पाई जाती है। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर इसमें फसल का उत्पादन देखें तो गेहूँ, चावल, मक्का, चना, दलहन, तिलहन, चारा, फल, सब्जी, इन सभी का उत्पादन होता है। तो जितने भी गेहूँ, चावल, मक्का, चना, दलहन, तिलहन, चारा, फल, सब्जी, इन सब का उत्पादन होता है। तो फिर से देखें जलोढ़ मृदा 43% क्षेत्रफल पर है। दो प्रकार से बनती है, हिमालय की नदियों द्वारा और महासागरों के पश्चगमन द्वारा। दो प्रकार की होती हैं, खादर, बांगर। खादर में भी जो जहाँ पे शुष्क क्षेत्र हो जाता है तो वहाँ पर रेह जम जाता है, जो कि लवड़ी और क्षारीय प्रकार के गुण हो जाते हैं उसमें। भांगर मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल जैविक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन पोटाश की कमी होती है। किस एरिया में, तो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। किसका उत्पादन, तो गेहूँ, चावल, मक्का, चना, दलहन, तिलहन, चारा, फल, सब्जी का उत्पादन। तो जलोढ़ मृदा की बात देखें तो लाल मृदा। लाल मृदा देखें तो कुल मृदा क्षेत्रफल का 18.5% जो है लाल मृदा है। जलोढ़ मृदा 43.36%, लाल मृदा 18.5%। किस एरिया में है ये, तो तमिलनाडु, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्व, ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़कर, जो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़ करके सारा लाल मृदा पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में, यानी कुल मिलाकर के देखें तो पूर्वी एरिया में, चाहे तमिलनाडु, बुंदेलखंड, फिर उत्तर पूर्व में देखें तो ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़ करके सभी जगह, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ सब पाया जाता है लाल मृदा। इसकी खासियत क्या है कि कंकड़, कार्बोनेट व निम्न मात्रा में लवण इसमें पाए जाते हैं। लाल मृदा में कंकड़ के गुण पाए जाते हैं, कार्बोनेट और कुछ मात्रा में लवण के गुण पाए जाते हैं। इसमें चूना, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश की कमी पाई जाती है। इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। इसमें तंबाकू की खेती की जाती है, लाल मृदा में तंबाकू की खेती की जाती है। फिर से देखें तो लाल मृदा 18.5% क्षेत्रफल पर है। कहाँ पर है ये, तो तमिलनाडु,
फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी को छोड़ करके पाया जाता है। इसमें तंबाकू की खेती की जाती है। उर्वरता बहुत कम होती है। इसमें ह्यूमस, चूना, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, पोटाश, इन सब की कमी पाई जाती है। फिर काली मृदा देखें, इसके अन्य नाम है रेगर रेगर मिट्टी या काली कपास मृदा या उष्णकटिबंधीय चरणोजेम किसे कहते हैं। तो काली मृदा को 3 नाम, रेगुर मृदा, काली मृदा, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम। तो काली मृदा, फिर रेगुर मृदा, काली कपास की मृदा, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम मृदा कहते हैं इसे। काली मृदा कुल सकल मृदा क्षेत्रफल का 15% एरिया पर काली मृदा पाई जाती है। क्रिटेशियस युग में अपक्षवित लावा से इसका निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस युग में लावा का उद्गार हुआ तो दक्कन के इलाके में काली मृदा का फैलाव हो गया। इस काली मृदा वाले एरिया में जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वो 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। काली मृदा में क्या चीज़ पाया जाता है? तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की मात्रा निम्न, लेकिन लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। फिर उच्च स्तरीय चिपचिपापन इसमें होता है और दरार इसकी विशेषताएं हैं। यानी जब सूख जाता है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती हैं। कभी कभी 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ी भी दरार पड़ जाती हैं। लेकिन जब ये गीला होता है तो बहुत ही चिपचिपापन इसमें हो जाता है, जिससे इसकी जुताई करने में मुश्किल आती है। मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है। इसमें कपास, गन्ना, नींबू का उत्पादन किया जाता है। लाल मृदा में तंबाकू की खेती की जाती है। 18.5% क्षेत्रफल पर है ये। और इसमें चूना, फास्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश की कमी होती है। लेकिन काली मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मरुस्थलीय मृदा देखें तो ये 4.5% एरिया पर है मरुस्थलीय मृदा। इसमें जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन की निम्नता होती है, आर्द्रता कम होती है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो मरुस्थलीय मृदा है तो फिर से देखें 4.5% एरिया पर है ये। जैविक पदार्थ की मात्रा कम, नाइट्रोजन की निम्नता, आर्द्रता कम होती है, नमी वगैरह, और नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। घुलनशील लवण की मात्रा इसमें अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा अधिक होती है। और खेती किसका होगा? तो बाजरा, दलहन की खेती की जाती है यहाँ पे। लैटेराइट मिट्टी में देखें तो लैटिन भाषा का शब्द है लैटर, जिसका मतलब होता है ईंट। और ईंट की 2 खासियतें होती हैं। पहला ये कि जब उस पर पानी पड़ेगा तो मक्खन जैसा एकदम मुलायम हो जाता है, और दूसरा जब वो सूखेगा तो खूब एकदम ईंट जैसा कड़ा हो जाता है। इसीलिए लैटर शब्द से लैटराइट मृदा का नामकरण हुआ है। इसमें लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण से लाल रंग होता है। तो लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, किसके कारण? तो लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसमें लोहा, एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना जैविक पदार्थ कम होता है। तो नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना जैविक पदार्थ कम है किसमें? लैटराइट मिट्टी में। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की मात्रा निम्न है, काली मिट्टी में भी है। तो काली मिट्टी हो गया, लैटराइट मिट्टी हो गया, दोनों में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की मात्रा कम है। और इसमें उत्पादन किसका होता है? तो काजू की खेती होती है। लैटराइट मिट्टी में काजू की खेती, लैटराइट मिट्टी में काजू की खेती है। मरुस्थलीय मृदा में बाजरा, दलहन की खेती है। काली मृदा में जो है आलू, कपास, इन सब की खेती है। लाल मृदा में तंबाकू की खेती मुख्यतः, लाल मृदा तंबाकू की खेती 18.5%। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा 43%। दूसरे स्थान पर देखें तो लाल मृदा 18.5%, तीसरे पे काली मृदा 15.5%, फिर मरुस्थलीय मृदा 4.5%। इसके अलावा
लेटराइट मृदा देखें तो वो भी पाई जाती है अच्छी खासी मात्रा में। तो इस प्रकार से सारा डिवीज़न हो गया, हमने देख लिया सारे के सारे क्वेश्चन के इसमें जो आस्पेक्ट्स हो सकते हैं। धन्यवाद।